हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है कि हमने एमएसएन का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम टॉपिक जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, इसी टॉपिक में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें हम सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद आवर स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स, देन वील कम टू दी मसल्स एंड दी ऑल टुगेदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। हम आज मोस्टली फ्रैक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे और डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे फ्रैक्चर में। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट चीज होती हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल न्यू टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू विल कम अक्रॉस, सो विल सी। ठीक है, सो टाइम बर्बाद किए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर कोई एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह के फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है ताकि आपको इजीली दिख जाए कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होते हैं, किस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, ये आपकी बोन दिखा रखी है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज ऑब्लिक। ठीक है, सो अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्रैक्चर हुआ है इट इज नोन एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अगर ऑब्लिक डायरेक्शन में, ऑब्लिक डायरेक्शन में फ्रैक्चर है देन इट इज नोन एज ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगर स्पाइरल है, ऑब्लिक और स्पाइरल में क्या डिफरेंस है? ऑब्लिक में स्ट्रेट एक इस तरह से कट है, ठीक है, दैट इज द ऑब्लिक फ्रैक्चर। जैसे बोन है और उसमें इस तरह से स्ट्रेट एक कट है और फ्रैक्चर है। ठीक है, बट स्पाइरल हैज अ टेंडेंसी टू गो लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से नीचे भी हो सकता है, दैट इज स्पाइरल। तो अगर उस तरह का है तो इसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट फ्रैक्चर है। नाउ दिस इज कॉम्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है? छोटे छोटे फ्रैक्चर हो जाते हैं, छोटे छोटे बोन के पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर नोन एज कॉम्यूटेटिव फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या है कि एक सेगमेंट ऑफ बोन विल गेट फ्रैक्चर्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से वो फ्रैक्चर होकर दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, सो दैट इज सेगमेंटल। नाउ व्हाट इज अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? ठीक है, सो देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, दो तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। ये देखो, ये ग्रीन स्टिक और ये बकल और टॉरस भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन स्टिक में क्या होगा, हमारे पास दो एंड्स हैं बोन के। मान लो एक टीबिया है, छोड़ो, मान लो एक रेडियस है और एक अल्ना है। ठीक है, रेडियस में फ्रैक्चर हुआ, रेडियस गॉट फ्रैक्चर्ड, और जो अल्ना है दैट गॉट बेंड। ठीक है, बेंड दोनों ही हुई है, बट जो फ्रैक्चर है एक्चुअली हैपेंस इन रेडियस। सो रेडियस में फ्रैक्चर हुआ है और अल्ना जो है वो टिल्ट हो गई है। ठीक है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बकल फ्रैक्शन पाएंगे, टॉरस पाएंगे, तो बकल और टॉरस पे क्या है कि सिर्फ बोन बेंड हुई है। ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल फ्रैक्चर, टूटी नहीं है बट बेंड हुई है। सो दैट इज प्रेशर एंड एवरीथिंग ऑन द बोन, बट इट इज नॉट फ्रैक्चर्ड। सो दैट टाइप इज नोन एज buckle and torus. Am I clear with this? Okay, now moving ahead, what is impacted fracture? Impacted fracture में एक पार्ट ऑफ बोन गॉट इनसाइड द अदर पार्ट। ठीक है, एक पार्ट दूसरे पार्ट बोन में घुस जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर this have gotten into the acetabulum cavity more depth in more deep like that. So that is a type of impacted fracture. Okay, now coming to avulsion fracture. Avulsion fracture क्या होता है इसमें क्या होता है, एक लिगामेंट पे ज्यादा फोर्स आने की वजह से इट पुल्स द बोन अपार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट। ठीक है, जो दो बोन्स जो आपस में मे बी थ्रू लिगामेंट कनेक्टेड और कुछ भी, तो उस लिगामेंट में टेयर होने की वजह से या कुछ भी होने की वजह से इट पुल्स द बोन अपार्ट। ठीक है, बोन को पुल करते हैं अपार्ट में, एंड देन बोन्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लिगामेंट में भी प्रॉब्लम होता है, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज एवल्जन फ्रैक्चर। नाउ कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दबाव की वजह से और कॉम्प्रेशन की वजह से आपके सिर पे एकदम से कुछ रख दो बहुत भारी से, कुछ गिर जाए बहुत भारी सा, सो डायरेक्टली आपके स्पाइन पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर आएगा एंड दैट प्रेशर विल कंप्रेस द बोन और उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होगा दैट इज कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? वही अगर हम जो हमने कॉम्प्रेशन वाला एग्जांपल स्पाइन पे लिया, वही अगर हम अपने स्कल पे ले ले। ठीक है, स्कल पे फ्रैक्चर होगा और एक डिप्रेशन जैसा हो जाएगा, मतलब ऐसे थोड़ा सा शैलो होल जैसा हो जाएगा अंदर, दैट इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नाउ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, कुछ भी कंडीशन है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, कुछ बोन का कुछ पैथोलॉजी है, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर है दैट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पेरियोस्टियल फ्रैक्चर एंड देन फिशर फ्रैक्चर। ठीक है, फिशर फ्रैक्चर में भी एक तरह का फिशर बन जाता है, सो इट्स ऑल्सो सिमिलर टू द अदर टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। एंड पेरियोस्टियल फ्रैक्चर में पेरियोस्टियम इज इन्वॉल्व। ठीक है,
तो ये हमारे हमारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्चर हो गए, याद रखना जरूरी है, तो याद रख लेना सब कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन दे रखा है फ्रैक्चर्स के नेम। कंप्लीट फ्रैक्चर जिसमें पूरी बोन टूटती है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने ऊपर भी देखे, वो सब इनकम्प्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट भी है उनमें से, बट यू नो few are incomplete fractures from the fractures mentioned above, ठीक है। Now commutated fracture we have seen, spiral we have seen, transverse we have seen, oblique we have seen, green stick। यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है, one side of the bone is broken and the other side is bent, दूसरी साइड बेंड हो गई। और जो torus which is the buccal fracture, जिसको बकल फ्रैक्चर बोलते हैं, मेनली बेंडिंग हैपेंस, ठीक है, इसमें सिर्फ बेंडिंग होती है। देन कम्स दी सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। सिंपल फ्रैक्चर की मतलब सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, और कंपाउंड फ्रैक्चर में हो सकता है कि जो बोन के अंदर ब्लड सप्लाई है उसमें ऑक्लूजन हो गया है या कोई नर्व डैमेज हो गई है, तो वो सब भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर के 5 पीस होते हैं, क्या होते हैं वो 5 पीस, ठीक है। तो 5 पीस होते हैं पेन, पेन तो हो गया होगा, बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। पेन, पल्सलेसनेस, हमको पल्सलेसनेस भी हो सकता है, पल्स फील नहीं होगा समटाइम्स that particular site have got injured, and then pallor हो सकता है, होगा ही होगा पेलर, पैरेस्थीसिया हो सकता है, एंड पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ना काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हम पैरालिसिस और ये सब होगा ही होगा फ्रैक्चर में, बट यू नो सम ऑफ दिस समटाइम्स इज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आल्सो व्हिच हैपेंस ड्यू टू फ्रैक्चर। Am I clear with this? Okay, so this is the 5P of fracture. You need to remember this: pain, pulselessness, pallor, paresthesia, and paralysis. Okay. Now stages of bone healing देखते हैं कि जो bone healing है उसकी क्या क्या stages हैं। So we have got inflammatory phase which is of 48 hours, जिसमें क्या होगा, बोन का फ्रैक्चर है तो एक हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इधर जैसे एक बोन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ इस एरिया में तो क्या होगा, बहुत सारा हमारे पास फेगोसाइटोसिस एवरीथिंग विल कम, प्लेटलेट्स, ब्लड, एवरीथिंग, और यहाँ पे क्लॉट, ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या किया है, नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेटरी फेज हो गया विच इज अप टू 48 आवर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस इज रिपेयरी फेज, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक इज दैट, ठीक है, रिपेयरी फेज, ठीक है। ये 2 से 3 वीक्स तक का होता है। इसमें पहले सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होगा, फिर हार्ड कैलस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में क्या होगा कि इसी यहाँ पे बोन है, ये हमारा, ये तो हेमाटोमा बना था, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा और ऐसे सॉफ्ट कैलस बन जाएगा। फिर यही कुछ वीक्स के बाद हार्ड कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर ऐसे हार्ड कैलस बन गया। यहाँ पे अब कुछ भी मतलब ऐसा फ्रैक्चर जैसा नहीं है प्रेजेंट, अब हार्ड कैलस हैव बीन फॉर्म्ड, एंड देन बोन रिमॉडलिंग होगा जिसमें लैमेलर बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर बोन रिमॉडलिंग होकर और स्ट्रेस अडेप्टेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये खुद से नहीं होगा कि आपने ऐसा छोड़ दिया, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगवाना ही लगवाना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगवाओगे तभी होगा। बट क्या होता है, कई बार इन फ्यू एरियाज लाइक रिब फ्रैक्चर है या फिर स्कैपुला फ्रैक्चर है, स्टर्नम फ्रैक्चर है, तो इन सब केसेस में क्या कर सकते हो, और मैंडिबल फ्रैक्चर्स एंड ऑल, यू कैन नॉट पुट प्लास्टर ऑफ पेरिस और कास्ट इन सच एरियाज। तो वहां पे कैसे हीलिंग हो रही है, यही हमारा बोन हीलिंग की जो स्टेजेस है इसके थ्रू ही हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो वी हैव गॉट इन्फ्लेमेटरी फेज, रिपेयरी phase in which soft and hard callus will form, and then bone remodeling phase. Am I clear with this? Okay. Now coming to cast. Cast क्या होता है, जो मैं अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रही थी ना, उसको ही कास्ट बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल बेसिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह के कास्ट होते हैं, मटेरियल के बेसिस पे हम कास्ट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो वी हैव गॉट फाइबर ग्लास कास्ट एंड वी हैव गॉट प्लास्टर कास्ट, ठीक है। एक फाइबर ग्लास होगा, एक प्लास्टर कास्ट होगा, ठीक है। कास्ट है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, बेसिकली पीओपी ही है, वो प्लास्टर कास्ट है। फाइबर कास्ट भी आता है आजकल, एक फाइबर कास्ट आता है, आपने देखा होगा, मे बी some people have not seen also. So there is this sheet, a fiber glass type of sheet is there, ठीक है। वो शीट से हम पूरा कास्ट लगाते हैं, सो दैट इज फाइबर कास्ट एंड प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर तो पीओपी से करेंगे, ठीक है। अब इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है कास्ट की, ठीक है। कास्ट की क्या क्लासिफिकेशन हो रही है, भाई हमने सिर्फ कास्ट लगा दिया है ना, प्रॉपर इसका प्रोसेस है लगाने का, पीओपी जो भी है, तो उसका क्या क्लासिफिकेशन है, तो उसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे। शॉर्ट आर्म कास्ट, शॉर्ट आर्म कास्ट क्या है, जो सिर्फ एल्बो से नीचे नीचे लग रहा है, दैट इज शॉर्ट आर्म कास्ट, ठीक है। लॉन्ग आर्म जो पूरी आर्म पे लग रहा है, वैसे ही शॉर्ट लेग जो नी से नीचे नीचे लग रहा है, अगर पूरी लेग पे लग रहा है दैट इज लॉन्ग लेग, ठीक है। हमने ये 4 तो कर लिए। नाउ थम स्पाइका एंड गॉन्टलेट कास्ट। थम स्पाइका और जो हमारा थम को कवर कर रहा है विद आवर हैंड एंड दी रेडियस, ठीक है। सो दैट इज दी थम स्पाइका, वो थम स्पाइका है, उसको गॉन्टलेट कास्ट भी कहते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आएगी बाद में, आप देखोगे थंब स्प्लिंट, थंब स्पाइका स्प्लिंट, तो ये सेम नहीं है, कास्ट एंड स्प्लिंट सेम नहीं है। अभी हम कास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा शॉर्ट आर्म, शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग कास्ट, ठीक है। हमने थंब स्पाइका और गॉन्टलेट भी देख लिया, ठीक है। देन वॉकिंग कास्ट होता है बॉडी कास्ट, बॉडी कास्ट पे पूरी बॉडी पे है, शोल्डर कास्ट पे हमारे शोल्डर्स पे है, हिप स्पाइका कास्ट इन द हिप रीजन, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कुछ तरह के कास्ट, ठीक है। ये आई होप सबको समझ आ गया होगा, ये कास्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है थंब स्पाइका कास्ट एंड थंब स्पाइका स्प्लिंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों सेम नहीं है। तो बिफोर हैविंग अ लुक एट दिस पिक्चर वी विल गो टू द स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होते हैं? स्प्लिंट हमारा देखो, हमारा जो याद रखना, जो हमारा कास्ट है ना वो रिपेयर के लिए यूज हो रहा है, हम रिपेयर के लिए लगाते हैं ताकि बोन इमोबिलाइज तो हो सके। इमोबिलाइजेशन तो हमें करनी ही करनी है, साथ में क्या, और वो लॉन्ग टर्म होती है, हम उसको लॉन्ग टर्म इमोबिलाइज करके रख सके ताकि उसमें सेल्फ हीलिंग होती रहे थ्रू दी स्टेजेस विच वी हैव मेंशन्ड अबव, बोन हीलिंग स्टेजेस, ठीक है। उन स्टेजेस के थ्रू सेल्फ हीलिंग होती रहे। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म कास्ट एंड एवरीथिंग वी पुट टू इमोबिलाइज, ठीक है। बट एक स्प्लिंट भी होती है, स्प्लिंट ऑल्सो इज इमोबिलाइजेशन ओनली, बट इट इज नॉट दैट लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, ठीक है। इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता एंड इट्स नॉट देयर इज अ डिफरेंस। सो वी विल सी द डिफरेंस इन द पिक्चर, ठीक है। अभी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इमोबिलाइज एनी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज कर सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? थंब स्पाइका स्प्लिंट, रेडियल गटर स्प्लिंट, डेल्टॉइड स्लिंग। जो स्प्लिंट और स्लिंग है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। स्प्लिंट एक बेसिकली आप क्लॉथ मटेरियल से, सॉरी स्लिंग एक आप क्लॉथ मटेरियल से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्प्लिंट है, जो हमारे पास स्प्लिंट है वो स्पेशल मटेरियल से बना हुआ आपको मिलता है, ठीक है। वो आपको लगाना होता है, ठीक है। लेकिन जो स्लिंग है वो क्लॉथ मटेरियल से आप घर पे भी इजीली उसको बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले स्पाइका। ये हमने स्पाइका कास्ट देखा विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर फाइबर ग्लास कास्ट, ठीक है। हिप स्पाइका कास्ट, ये देखो छोटे बच्चे के पूरे हिप रीजन पे लगा हुआ आपको दिख रहा है, यूज्ड इन फीमर, हिप एंड पेल्विस फ्रैक्चर, ठीक है। 1.5 स्पाइका कास्ट, एक लेग पे लगा है, 1.5, ठीक है। बोथ लेग्स एंड ट्रंक, अब ये लेग पे भी है और इसके ट्रंक रीजन पे भी है। दिस इज द कास्ट, सब पीओपी है ये, ठीक है। यूज्ड इन फ्रैक्चर ह्यूमरस एंड क्लेविकल, शोल्डर स्पाइका कास्ट, ये शोल्डर पे लगा है, पूरा शोल्डर भी कवर्ड है, ठीक है। देन दिस इज बेबी स्पाइका कास्ट यूज्ड इन फ्रैक्चर ऑफ फीमर इन इन्फेंट्स, फीमर फ्रैक्चर में देखो, ठीक है। सो स्पाइका कास्ट आर रिजिड कास्ट, ठीक है, याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पाइका कास्ट आर रिजिड कास्ट यूज्ड टू इमोबिलाइज बोन्स एंड जॉइंट्स इन स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पाइका कास्ट होते हैं वो रिजिड कास्ट होते हैं, ये भी इमोबिलाइजेशन के काम आते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम इमोबिलाइज करके रख देते हैं, ठीक है। जो स्प्लिंट्स है आर टेम्परेरी सपोर्ट्स यूज्ड टू इमोबिलाइज इंजर्ड पार्ट, ये टेम्परेरी सपोर्ट है, मैंने आपको जैसे बताया, ये इमोबिलाइज करने के लिए कोई भी पार्ट को, ठीक है। पेन को रिड्यूस करता है एंड फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्प्लिंट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस स्प्लिंट, ठीक है। देखो स्प्लिंट भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में आता है, बट दिस इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, बट है ना, अगर हमने ऐसे हाथ पे लगाया है जस्ट टू इमोबिलाइज, बट इट इज नॉट दैट हार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला स्प्लिंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। बट मोस्टली पीओपी स्प्लिंट्स नहीं होते, पीओपी कास्ट ही होते हैं, ठीक है। दिस इज बैक स्लैब स्प्लिंट, दिस इज अल्नार गटर स्प्लिंट, अल्नार गटर स्प्लिंट ये हमने अल्ना फ्रैक्चर में लगाया है या फिर अल्नर डिफॉर्मिटी कुछ भी है तो उसको स्ट्रेटन अप करने के लिए, अल्ना के लिए है बेसिकली, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि फिर हम अल्ना पे अकेले तो नहीं लगाएंगे ना, ऑब्वियसली फुल हैंड वे इमोबिलाइज, ठीक है। ये पाल्मर स्प्लिंट है, ठीक है, वॉलर या पाल्मर के पाम को इमोबिलाइज करने के लिए। देन डोर्सल स्प्लिंट, देन वी हैव रेडियल गटर स्प्लिंट, ठीक है। सी दिस इज द अल्नार गटर स्प्लिंट, दिस इज द रेडियल गटर स्प्लिंट। अभी अगर रेडियस में कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें थंब भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नाउ थंब स्पाइका, ये देखो थंब पे हम लगा रहे हैं और उसमें आगे हाथ भी पूरा कवर होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थंब कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज थंब स्पाइका स्प्लिंट। हमने ऊपर थंब कास्ट भी देखा था, थंब स्पाइका कास्ट भी देखा था, ठीक है। बट ये स्प्लिंट है, दोनों अलग अलग चीजें। जैसे इस तरह का एक मटेरियल होता है जो यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल होता है, कोई सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। इस तरह से नी इमोबिलाइजर है, एंकल स्टिरअप स्प्लिंट है, फिंगर स्प्लिंट है। सी अगर फिंगर में कोई इंजरी है तो वी हैव गॉट थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट का आप फोटो देख लो अच्छे से, दिस इज विजिबल,
सो किस तरह से लेग को इमोबिलाइज किया गया है, दैट इज थॉमस स्प्लिंट, ठीक है। देन वी हैव बॉलर स्प्लिंट, ब्रांड्स, ट्रैक्शन स्प्लिंट, ट्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो दिखा रखा है कॉलर कफ स्प्लिंट, ये हम स्लिंग भी बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं स्लिंग? इसको कपड़े से, ठीक है। जैसे आपके आर्म है, दिस इज योर आर्म, तो इस तरह से हम क्लॉथ को यूज करके जब हम अपने नेक के अराउंड इसको बांध लेते हैं, ठीक है, दिस इज द नेक ऑफ द पर्सन, इसके अराउंड जब हम इस तरह से बांध लेते हैं ना, इस तरह से बांध लेंगे पीछे मोबिलाइज करने के लिए, दैट इज अ स्लिंग, ठीक है, यूज मेड अप ऑफ एनी क्लॉथ मटेरियल, ठीक है। नाउ ब्रेसेस क्या होते हैं? ब्रेसेस आपने देखा होगा पैरों में लंबे लंबे ब्रेसेस लगा रखे होते हैं एनहेंस करने के लिए, कि किसी के पैर में कुछ फ्रैक्चर है, कुछ भी हो गया है, ठीक है, तो पीओपी तो लगता ही लगता है पहले, कास्ट तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, बट है ना, कास्ट हम ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चढ़ा पाते, या फिर उस कास्ट के साथ भी हमें अगर थोड़ा बहुत भी मोबिलाइज करना है तो उसके ऊपर हम ब्रेसेस का सपोर्ट देते हैं। एनहांसमेंट मूवमेंट एनहांस कर सकता है, आपको खुद को कंट्रोल देता है और सपोर्ट देता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है, एंड वॉकमैन सिंड्रोम हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होगा? सी हमारी बोन के अंदर, हमारी मसल्स में एंड हमारी बोन्स में भी देयर आर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, बहुत ज्यादा हमारी मल्टीपल कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। सो इतना ज्यादा हाई प्रेशर आ जाता है, बाहर से आपका कास्ट भी लगा है, आपने स्प्लिंट और ब्रेसेस लगा लिया, तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर आ जाएगा कि जो आपके कंपार्टमेंट्स है इट विल स्टार्ट टू कॉम्प्रेस, आपके ब्लड वेसल्स को कॉम्प्रेस करेगी, आपको इस्कीमिया हो सकता है। तो उस कॉम्प्रेशन की वजह से देयर इज लाइक अ हाई प्रेशर इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ योर बोन, तो उस हाई प्रेशर की वजह से यू विल गॉट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। प्रेशर अल्सर तो आपको पता ही है। वॉकमैन सिंड्रोम क्या होता है? आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको पूरा बोन का एक एनाटॉमी पढ़ाया था, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज जाके देख लो। तो उसमें हमने देखा था कि वी हैव गॉट अ वॉकमैन कैनाल, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अगर हाई प्रेशर की वजह से वो ब्लड वेसल्स का ऑक्लूजन होता है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस एरिया में इस्कीमिया होगा, लो ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से सेल डेथ और ये सब होना शुरू हो जाएगा, उसको वॉकमैन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। नाउ ट्रैक्शन क्या होता है? सी आपको कोई फ्रैक्चर है, कोई बोन किसी बोन के अंदर घुस गई है, कुछ मिसअलाइनमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर हम उसको वापस प्रेशर देंगे, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे विल गिव एन एग्जांपल, ये लोअर लिम्ब है सपोज, ठीक है, ये एक बोन है, अब ये दूसरी बोन इसके अंदर घुस गई है, मतलब चली गई है, ठीक है, या फिर इस तरह से साइड में डिसलोकेट हो गई है, तो अब अभी इसके ऊपर तो स्किन है, हम खुद हाथ से खींच के तो उसको लाइन कर नहीं सकते, बट वी कैन यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज विद अस, हम अपने साथ के अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ट्रैक्शन का यूज करेंगे। अब ट्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। दो तरह के ट्रैक्शन होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट यूजेस पुली फोर्स टू अलाइन द इंजर्ड बॉडी पार्ट, इंजर्ड बॉडी पार्ट को अलाइन करने के काम आती है। Am I clear with this? So we have got skin traction, we have got skeletal traction, ठीक है। तो स्किन ट्रैक्शन में क्या होगा, हम स्किन पे बेसिकली पिन्स लगाएंगे, ठीक है, ये हमारी स्किन है, यहां पे ऐसे करके हम पिन्स लगाएंगे, फिर पिन लगा के हम क्या करेंगे, ऐसे इसको प्रॉपर एक मटेरियल से ऊपर हैंग कर देंगे, मतलब एक चीज ऐसे लेके ऊपर हैंग कर देंगे, और नीचे हम क्या करेंगे, ऐसे वेट लगा देंगे, कुछ XYZ केजीज का, कोई भी केजी ले लो, 20 केजी ले लो जैसे, ठीक है। तो अब ये क्या है, 20 केजी कैसे हमने वेट लटका दिया स्किन पे पिन्स लगाकर, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ पुलिंग, इट इज अ पुलिंग मैकेनिज्म, पुल कर रहा है हमारी स्किन को, ताकि जो मिसअलाइनमेंट हुई है वो प्रॉपर अलाइन हो सके। तो ये वेट पूरा कैलकुलेटेड होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाते हैं, दिस हैज बीन डन बाय स्पेशलिस्ट। So this is very complicated thing to do. It's not that easy. Then comes the skeletal fracture. अब स्किन में तो हमने पिन्स के थ्रू हम कर रहे थे, बट जब हम स्केलेटल ट्रैक्शन लगाते हैं तो वो पिन्स डायरेक्टली हम बोन्स में लगाते हैं, और प्रॉपर एनेस्थीसिया देके किया जाता है, ठीक है। अब ये पिन आपने प्रॉपर इधर लगा दी बोन में, इस बोन में आपको ये बोन को बाहर खींच के लाइन करना था, आपने यहाँ पे पिन लगाई है, देन आपने फोर्स लगा के पीछे से उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, देन इट हैपेंस स्लोली, यू विल कीप इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स याद रखो, बिकॉज ये पूछे जाते हैं कि ये वाला जो ट्रैक्शन है वो कौन सा टाइप का ट्रैक्शन है, इज इट स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो वी हैव गॉट बक्स ट्रैक्शन, वी हैव गॉट हैमिल्टन, रसेल ट्रैक्शन, ब्रांच, डनलॉप एंड रसेल 2 बार होगा, ठीक है। तो ये सारे स्किन ट्रैक्शन है। कमिंग टू द स्केलेटल ट्रैक्शन, वी हैव गॉट हेलो ट्रैक्शन, वी हैव गॉट थॉमस स्प्लिंट, एंड देन वी हैव गॉट पियर्सन अटैचमेंट, ये सब स्केलेटल है।
एम आई क्लियर विद दिस? सी यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये एक आपको ट्रैक्शन की फोटो दिखाई हुई है। इस तरह से आपको लेग को बांधा गया है, ये प्रॉपर अंदर पिन्स लगाई गई हैं और इस तरह से वेट डाला गया है ताकि आपके बॉडी पार्ट को पुल कर सके। आप ऑर्थो में जाओगे, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, सो यू विल वेरी कॉमनली सी दिस, ठीक है। ओके, नाउ ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी कौन कौन सी होती हैं? सो वी हैव गॉट ORIF, which is open reduction internal fixation, big incision given to apply internal fixators, ठीक है। open reduction internal fixation, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा हम इंसिजन देंगे, खोलेंगे आपकी पूरी बोन को, उसके अंदर हम इंटरनल फिक्सेटर्स लगाएंगे जहां पे भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है। कोई बोन टूट गई है, वहां पे हमें कुछ पार्ट रिप्लेस करके इंटरनल फिक्सेटर्स लगाने हैं तो वो लगाएंगे, एंड देन विल क्लोज इट, ठीक है। दैट इज नोन एज ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर्स, ठीक है, फिक्सेशन। नाउ CRF क्या होता है? क्लोज्ड रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर्स। इसमें भी इंसिजन देते हैं बट उतना बड़ा ओपनिंग नहीं होता, उतना बड़ा इंसिजन नहीं देते, फॉलोड बाय इंटरनल फिक्सेटर्स। इसमें भी फिर हम इंटरनल फिक्सेटर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ORIF का ये मतलब नहीं है कि ओपन रिडक्शन तो ओपन करके लगाया और क्लोज रिडक्शन में बंद में ही हमने लगा दिया, बंद में नहीं लगा सकते, तो भी खोलना पड़ेगा, बट द इंसिजन इज लेस, ठीक है। नाउ the other surgeries are total knee replacement and the total hip replacement, and there are also other multiple types of what to say orthopedic surgeries available, ठीक है। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स, अब हमारे पास एक एक्सटर्नल फिक्सेटर्स होते हैं, ये जो दो थे ना, ये इंटरनल फिक्सेटर्स लगा रहे थे ORIF भी, CRFP। external fixators, this is not a surgical procedure, internally pins are fixed, यहाँ पे एक्सटर्नल आएगा, ठीक है, दिस इज नॉट इंटरनल, यहाँ पे एक्सटर्नल आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एक्सटर्नल पिन्स को हम फिक्स करेंगे, जैसे हमने ऊपर ट्रैक्शन में किया था, यहाँ पे भी हम इंटरनल पिन्स को फिक्स करेंगे और फिर हमें पिन साइड केयर करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज का हमारे लास्ट टॉपिक है क्रचेस। क्रचेस क्या होते हैं? क्रचेस आप सभी को पता है क्या होते हैं? जो लोग चल नहीं पाते अच्छे से, दे यूज क्रचेस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो कि हेल्प करता है मूव करने में, तो वो क्रचेस हैं। क्रचेस टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। टेम्परेरी क्या है कि जब आपका नी डैमेज है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो आपको यूज करने हैं, दैट इज टेम्परेरी क्रचेस। और परमानेंट क्रचेस पैरालिसिस वगैरह में यूज होते हैं, जब आप प्रॉपर नहीं चल सकता है बंदा, उसको चाहिए, ठीक है। इसके टाइप होते हैं, फोरआर्म क्रच होता है एंड एक्सिलरी क्रच होता है। फोरआर्म क्रच कहते हैं जब आपने क्रच को होल्ड किया है और वो आपके फोरआर्म तक आ रहा है, यही तक आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ फोरआर्म क्रच। और जब वो प्रॉपर एक्सिला से टच कर रहा है, प्रॉपर एक्सिला तक आ रहा है, देन दैट इज अ एक्सिलरी क्रच, ठीक है। सो ये हमारे दो तरह के क्रच होते हैं, फोरआर्म क्रच एंड एक्सिलरी क्रच। क्रच हम सबको पता है ना क्रच क्या है, जिसको नहीं पता है जल्दी से गूगल कर लो क्रच की फोटो, ताकि एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये क्रच है टेम्परेरी, जो फोरआर्म, दो तरह के हैं, जो फोरआर्म तक आ रहा है या फिर जो प्रॉपर ऊपर एक्सिला तक टच कर रहा है। सो दीज आर दीज टू टाइप ऑफ क्रचेस, ठीक है। नाउ हमारे पास क्रच के लिए कोई क्रच वॉकिंग गेट होती है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी हैव गॉट 4.3 पॉइंट, ये गलत लिखा, ठीक है, मैं बताती हूँ कौन कौन सी गेट है। स्विंग थ्रू तुमने लिख दिया ना, दिस इज 2 पॉइंट गेट, इसको काट दो, यहां पे लिख दो 2 पॉइंट गेट। टू पॉइंट गेट, ठीक है। सी 4 पॉइंट गेट और 2 पॉइंट गेट और इन सब में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम 2 पॉइंट गेट देखते हैं, ठीक है, जल्दी से देखेंगे। 2 पॉइंट गेट में क्या हो रहा है कि आपका एक क्रच है, ड्रॉ है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सो इस तरह से आपका क्रच है, ये एक है और ये दूसरा क्रच है, ऐसा आपने होल्ड कर रखा है और ये आपकी लेग्स हैं, ठीक है। इसमें लेग्स का ही मेन रोल है तो हम वही देखेंगे, ठीक है। और ये ऊपर से तो आपने ऐसे होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो अगर आप ये क्रच को, एक क्रच को मूव करते हो आगे की तरफ और ऑपोजिट लेग को मूव करते हो साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है। सो एक क्रच को और ऑपोजिट लेग को आगे रखोगे, फिर आप दूसरे क्रच को और दूसरी लेग को आगे रखोगे, ठीक है। इस तरह के गेट को हम बोलते हैं 2 पॉइंट गेट, जिसमें आपको 2 बार ही मूव करना पड़ रहा है। एक बार क्रच और ऑपोजिट लेग को साथ में मूव कर रहे हो, दूसरी बार दूसरा क्रच और दूसरी लेग को साथ में मूव कर रहे हो, ठीक है। सो सच टाइप इज नोन एज 2 पॉइंट गेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है?
फोर पॉइंट गेट देखेंगे। फोर पॉइंट गेट में क्या कर रहे हो आप, पहले क्रच को आगे रख रहे हो, ठीक है। आपने क्रच आगे रख दिया और कुछ भी मूव नहीं किया, पैर आपने साथ में नहीं उठाया, आपने उठा के सिर्फ क्रच आगे रख दिया। पुराने वाले में 2 पॉइंट में क्या कर रहे थे हम, क्रच के साथ साथ ऑपोजिट पैर को भी उठा रहे थे और आगे रख रहे थे, ठीक है। इसमें हमने क्रच को ही आगे रखा सिर्फ, और जो हमारा ऑपोजिट पैर है उसको नहीं उठाया। पहले क्रच आगे रख दिया, उसके बाद हमने ये वाली लेग उठाई और अपना आगे मूव करे, ठीक है। साथ में नहीं किया, अलग अलग किया, पहले इसको किया फिर इसको किया, ठीक है। फिर हम दूसरे क्रच को करेंगे, दूसरे क्रच को मूव करने के बाद लास्ट में फिर हम इस लेग को मूव करेंगे, ठीक है। तो हमें 4 मूवमेंट्स करनी पड़ रही हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट गेट, ठीक है। ये समझ आ गया। अभी 3 पॉइंट क्या होता है? 3 पॉइंट समझने के लिए आप मान लो कि ये वाली लेग जो है वो प्रॉपर्ली इंजर्ड है, इससे बिल्कुल नहीं चल सकते, ठीक है, और इस लेग से आप चल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों क्रचेस को आप साथ में उठाओगे, ठीक है। दोनों, इसको भी और इसको भी आपने साथ में उठाया और आगे रख दिया, ठीक है। यहां साथ में उठा के आपने आगे रख दिया। अब जब आप साथ में उठा रहे हो तो आप इस इंजर्ड लेग को भी साथ में लेके आओगे, ठीक है। मतलब आपने इंजर्ड लेग पे भार नहीं डाला है, ठीक है। आपने 2 क्रचेस उठाए और आपने इंजर्ड लेग भी आगे मूव कर दी, ठीक है, बॉडी पे प्रेशर डालकर, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीजें आगे रखने के बाद आप पीछे से इस लेग को लेकर आते हो, देन इट इज नोन एज 3 पॉइंट गेट, क्योंकि आप 3 चीजें साथ में लेकर जा रहे हो, 2 क्रचेस एंड द इंजर्ड लेग, सो इट इज मूविंग टुगेदर एंड देन द अदर फीट विल कम। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज 3 पॉइंट गेट, ठीक है। अब होता है स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू। स्विंग टू और स्विंग थ्रू में क्या डिफरेंस है? स्विंग टू में आप क्या करोगे, दोनों क्रचेस को पहले साथ में आगे ले आओगे, ठीक है। दोनों क्रचेस को साथ में आगे लेकर आ गए, फिर बाद में पहले दोनों क्रचेस ही आगे आएंगे, फिर बाद में दोनों पैर आगे आ जाएंगे बराबरी पे, ठीक है। जैसे क्रच आप यहां लेकर आ गए दोनों, ठीक है, फिर उसके बाद क्रच आगे रख दिया, फिर आप दोनों पैर आगे लेकर आ गए, आप ये इमेजिन करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर आपने दोनों पैर इसकी बराबरी में रख दिए, ठीक है, बराबरी में एक लाइन में आ गए। दिस इज नोन एज स्विंग टू गेट। अब स्विंग थ्रू गेट में क्या हो रहा है कि आपने क्रच आगे रखे हैं, ठीक है। ये क्रच आपने सिमिलर वे में आगे लगे रख दिए, लेकिन ये जो पैर हैं ये आप इसकी सिमेट्री में लाने के बजाय इनसे आगे ले जाते हो क्रचेस से, ठीक है। आपने ऐसे क्रच रख के आगे रखे, आप इससे बॉडी पे प्रेशर डाल के जंप डाल के आप क्रचेस अपनी लेग्स को, बॉडी पार्ट को आगे ले जाते हो क्रचेस से भी, तो उसको बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट, बिकॉज आपने क्या किया, जो आपके क्रचेस है उसको पास थ्रू कर दिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज स्विंग थ्रू गेट। So this is about the crutch walking gait types. 4 point, 3 point, 2 point, swing to, swing through. ठीक है। सो यही हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, जो भी डिस्कस किया। सो मेनली हमने फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग क्या होती है, देन वी हैव सीन कास्ट, देन वी हैव सीन स्प्लिंट, वी हैव सीन ब्रेसेस, वी हैव सीन क्रचेस, वी हैव सीन ट्रैक्शंस, ठीक है। सो यही आज हमने देखा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।